बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं एजुकेशन अकेडमी चैनल। 12 माह के इस कोर्स में तमाम तरह के जुडिशल इम्तहानात देने वाले सिविल जजेस, मजिस्ट्रेट, एडिशनल सेशन जजेस, ADPP, DDPP, इंस्पेक्टर लीगल और दीगर तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले, जुडिशल इम्तहान देने वाले तमाम एस्पायरेंट्स को, LLB के तमाम स्टूडेंट्स को और वो वकला जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि इस 12 माह में उनको कानून अज़बर याद हो जाए, उसके एक्सपर्ट बन जाएं, तो हमारे इस चैनल लॉ एजुकेशनल अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त दस्तयाब हो सके और इसको सदका जारिया की नीयत से आगे भी फैलाएं ताकि दूसरों का भला हो, कर भला सो हो भला। आज हम देख रहे हैं सेक्शन 10 और 11, बहुत कीमती प्रैक्टिस के भी लिहाज से, जुडिशल इम्तहानात के लिहाज से, LLB के लिहाज से, हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के इंटरव्यू के लिहाज से बहुत कीमती है ये सेक्शन 10 और 11। हम देखते हैं पहले सेक्शन 10 को। सेक्शन 10 को कहते हैं रेस सब जुडिस। ये किस्म का बार है। अभी हमने पिछले जो लेक्चर देखे उनमें हमने बार देखा था ना, रेस सब जुडिस। तो अब हम देख रहे हैं कि ये किस्म का बार है। पाबंदी लगा देगी सिविल कोर्ट में, ये क्या है। तो आप पहली हेडिंग दे रेलिवेंट प्रोविजन। किताब अपनी कॉपी और पेंसिल लेके बैठें, जो हम बताते जाएं वो हेडिंग देते चले जाएं और साथ साथ लिखते चले जाएं ताकि आपके नोट्स बन जाएंगे। वही आप LLB में भी इस्तेमाल करें, वही आप किस में इस्तेमाल करें, आप अपने जुडिशल इम्तहानात में भी इस्तेमाल करें। और हम इस पर किताब भी लिख रहे हैं, तो जब मार्केट में वो किताब आ जाएगी तब आप किताब लेना चाहें तो उसमें पूरी डिटेल होगी। वो तमाम जुडिशल इम्तहानात के लिए भी होगी और LLB के लिए भी होगी। हम देख रहे हैं आप हेडिंग दे रेलिवेंट प्रोविजन। क्या लिखें? सेक्शन 10 ऑफ CPC, यानी CPC का सेक्शन 10 है। अगली हेडिंग दे क्रॉस रेफरेंस। अब इसमें दें सेक्शन 151 ऑफ CPC, उसके अलावा आर्टिकल 203 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यानी 203 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल। फिर सेक्शन 34, सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 1940 का। अब देखें ये क्या है। रेस सब जुडिस ये कहता है एक ही तरह की पार्टियां हों, एक ही तरह का उनका केस हो, यानी सब्जेक्ट मैटर हो, अंडर सेम टाइटल हो, कोई खास रिलीफ मांग रहे हो, खास काज ऑफ एक्शन हो, अगर वो मामला किसी कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है तब उसी मामले को उठाकर वो तब तक दूसरी कोर्ट के अंदर ले तो जाएंगे, दूसरी कोर्ट उस मामले को ले तो लेगी मगर स्टे ऑर्डर दे देगी, प्रोसीडिंग को रोक देगी, कहेगी भाई तुमने ये मामला पहले पाकिस्तान की दूसरी कोर्ट में ये मामला तुमने डाला हुआ है, अभी उसका फैसला नहीं हुआ। जब तक उसका फैसला नहीं हुआ वो केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। फैसला आने तक मैं तुम्हारा केस तो ले लेती हूं मगर तुम्हारे मामले को आगे सुनूंगी नहीं। इसको कहते हैं रेस सब जुडिस। अब इसकी मिसाल देखते हैं। हम CPC में एक ही मिसाल लेके चल रहे हैं। मसलन मेरा मकान है ये, मैंने इसको दिया किराए पे जाहिद को, उसने इस मकान पे कर लिया कब्जा। मैंने सिविल कोर्ट में केस दायर किया, इंतकाल मेरे नाम, रजिस्ट्री मेरे नाम, बाकी डॉक्यूमेंट सब तमाम गवाह शवाहिद मेरे नाम। अभी ये केस चल रहा है एक सिविल कोर्ट जिसका नाम है A, पेंडिंग है भी, उसमें फैसला भी नहीं हुआ। मैं यही मामला उठाकर इसी वाले मामले में, इसी मकान के इसी शख्स के बारे में मैं उठा के कोर्ट B में ले जाता हूं। कोर्ट B उस मेरे केस को एडमिट तो कर लेगी, केस दायर तो हो जाएगा मगर उसका ट्रायल रोक दिया जाएगा, उसकी प्रोसीडिंग रोक दी जाएगी। वो कोर्ट B क्या कहेगी कि आसिफ भाई आप आ जाएं, आपका मैं केस तो ले लेती हूं मगर मैं तुम्हें स्टे ऑर्डर दे रही हूं, पेशी डाल देती हूं, स्टे दे देती हूं कि जब तक पहली कोर्ट A अपना फैसला ना सुनाए उसके बाद मैं देखूंगी कि हाँ
क्या आगे मुझे करना है, इसको कहते हैं रेस सब जूडिस, यानी स्टे ग्रांट कर देना। अब इसके इनिशियल इंग्रेडिएंट हम पहले देखते हैं, मगर उससे पहले हम देखें पर्पस ऑफ दिस डॉक्ट्राइन। हेडिंग दे पर्पस ऑफ दिस डॉक्ट्राइन। ये जो फलसफा है, ये जो इतनी मसलत है रेस सब जूडिस, ये क्यों, इसके पीछे क्या मकसद है? इसके पीछे मकसद ये है कि एक कोर्ट की इज्जत की जाए, ये देखा जाए कि पैरेलल प्रोसीडिंग ना हो, मतवाजी कोर्टों को लेके ना चलें। एक कोर्ट उसी मामले में, फॉर एग्जांपल कोर्ट ए है, वो मेरे हक की तरफ जा रही है, तो कोर्ट बी दूसरे के हक की तरफ जाएगी। अब दोनों कोर्टों का आपस में हम तमाशा देख रहे हैं। सिंपल वर्डिंग में, रिस्पेक्ट लफ्जों में, सिर्फ समझाने की गर्ज से कि कोर्टों का हमने एक तमाशा बनाने के लिए कि ये कोर्ट देखें क्या करती है, ये कोर्ट देखें क्या करती है, तो एक किस्म का माशरे में कोर्ट का खेल ना बन जाए। कोर्ट की इज्जत और वकार होता है, उसकी शान होती है। तो पैरेलल प्रोसीडिंग को रोकने के लिए ये डॉक्ट्राइन का इस्तेमाल किया गया। अब हम देखते हैं, अब हेडिंग दे कि स्टे ऑफ सूट अंडर सेक्शन 10, कि जब भी इस तरह का मामला कोर्ट में आएगा तो कोर्ट क्या करेगी, दूसरी वाली कोर्ट, पेपर में आपसे पूछेगा पहले वाली कोर्ट, देखो आपको गलत स्टेटमेंट देगा पेपर में कि पहले वाली कोर्ट में जो मामला आपने दायर किया था अभी वो पेंडिंग पड़ा है, यही मामला उठा के दूसरी कोर्ट में दाखिल कर दिया तो पहली वाली कोर्ट है वो स्टे दे देगी, पहले वाली कोर्ट अपने मामले को रोक देगी और दूसरी कोर्ट में मामला स्टार्ट हो जाएगा। गलत, बिल्कुल गलत। पहली कोर्ट स्टे नहीं देगी, दूसरी कोर्ट स्टे देगी, सेकंड कोर्ट देगी, सब्सिक्वेंट जो है दूसरी वाली जो कोर्ट है वो देगी। वो कहेगी कि पहली कोर्ट जो है ए, उसके फैसले को आने तक मैं स्टे देती हूं, तो पहली कोर्ट स्टे नहीं देती, दूसरी वाली कोर्ट स्टे देती है। अब आप देखें कंडीशन फॉर, अगली हेडिंग दे कंडीशन फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 10। कौन कौन सी हमें कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी तब सेक्शन 10 जाकर अट्रैक्टिव होगा, तब सेक्शन 10 जाकर अपनी अथॉरिटी को यूज करेगा और रेस सब जूडिस के तहत स्टे ऑर्डर देगा। तो ये दर्ज झैल हमारे पास कंडीशन है। अगर ये कंडीशन पूरी करोगे तब सेक्शन 10 को अप्लाई कर सकते हैं, तब दूसरी कोर्ट स्टे ऑर्डर देगी, वरना नहीं देगी। वो कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन लिखे सेम मैटर इन इशू, एक ही तरह का मामला है, मामला एक हो। दूसरी हेडिंग दें सेम पार्टीज, एक ही जैसी पार्टियां हो, जिस तरह मैं हूं और जाहिद है, या मैं अपनी तरफ से किसी और शख्स को पॉइंट कर देता हूं कि तुम मेरी तरफ से ये करो, मैं बहुत बिजी होता हूं, तो ये केस में तुम्हें इसकी पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा हूं, तुम इस केस को जो है वो आगे प्रोसीड करो, और उस तरफ से जाहिद वो कर देता है। यदि पार्टियां अपने कोई एजेंट, अपने कोई रिप्रेजेंटेटिव रख लें तब भी देखें सेम सब्जेक्ट मैटर हो, यानी सेम मैटर इन इशू हो, पहली हेडिंग। दूसरा सेम पार्टी हो या पार्टियों के सेम रिप्रेजेंटेटिव हो। दूसरी शर्त क्या? सेम सब्जेक्ट मैटर हो, यानी मैटर इन इशू एक जैसा हो, और दूसरा सेम पार्टियां हो। तीसरी हेडिंग दे सेम टाइटल, एक ही टाइटल के तहत काम कर रही हूं। जिस तरह मैं सेम पार्टी हूं, मैं आसिफ और जाहिद सेम पार्टी। सेम सब्जेक्ट मैटर हमारा क्या है? ये मकान, ठीक है। सेम किस टाइटल के तहत हम करना चाह रहे हैं कि ये कि मुझे मकान का कब्जा दिलवाया जाए और मेरा जो रेंट बनता है वो दिया जाए, यानी सेम मैटर हो, सेम सब्जेक्ट मैटर हो, सेम पार्टियां हो, अंडर सेम टाइटल हो। ये तीन कंडीशन। चौथी, प्रीवियस सूट मस्ट बी पेंडिंग, ये बड़ी अहम कंडीशन है। सेक्शन 10 और 11 में सिर्फ फर्क ये है, बड़ा फर्क, कि सेक्शन 10 क्या कहता है कि सूट पेंडिंग होना जरूरी है, और सेक्शन 11 क्या कहता है सूट डिसाइडेड होना जरूरी है। तो चौथी क्या कि पहला केस अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है कोर्ट ए में, तो दूसरी कोर्ट, पहली नहीं दूसरी कोर्ट केस को स्टे ऑर्डर दे देगी। पांचवी कंडीशन लिखी कंपिटेंसी ऑफ कोर्ट, जो पहली कोर्ट में केस हमारा दाखिल है, कोर्ट ए जो केस चला रही है वो कोर्ट कंपिटेंट भी हो,
तब जाके दूसरी कोर्ट कहेगी कि भाई मैं, पहले वाली कोर्ट कंपिटेंट है, अथॉरिटी रखती है, पहले वो तो मामला भुगता ले तब मैं करूंगी। हाँ, अगर पहले वाली कोर्ट कंपिटेंट ही नहीं है, फिर दूसरी कोर्ट उसका लिहाज नहीं करेगी, स्टे ऑर्डर नहीं देगी, बल्कि क्या कहेगी, ठीक है मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा मामला डील करती हूं, मैं कंपिटेंट हूं। तो पांचवी क्या है आपकी शराइत में से, पांचवी शर्त क्या है कि कोर्ट कंपिटेंट होना जरूरी है। छठी शर्त, कोर्ट्स आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। याद रखना, मैं बड़ी कीमती आपको बात बता रहा हूं, ये उलझा हुआ सा कोई मामला है, इसको बड़े गौर से सुनना, और बड़ा कीमती है, पेपर में या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अगर इस सेक्शन 10 के तहत वो कोर्ट पाकिस्तानी कोर्ट होना जरूरी है, ठीक है। अगर वो कोर्ट को गैर मुल्की कोर्ट में, मैंने मामला अपना, हम सेम पार्टियां हैं, सेम टाइटल है, सेम सब्जेक्ट मैटर है, यही वाला, और ये मैंने मामला किस कोर्ट में दाखिल किया हुआ है, ये वाला मैंने इंग्लैंड की कोर्ट में दाखिल किया हुआ है, तो अब पाकिस्तानी कोर्ट में क्या मैं दाखिल कर सकता हूं? हाँ, अब पाकिस्तानी कोर्ट स्टे ऑर्डर नहीं देगी। क्यों? कि जिस कोर्ट, जो पहली वाली कोर्ट है वो गैर मुल्की कोर्ट है, वो पाकिस्तानी कोर्ट नहीं है, इसलिए पाकिस्तानी कोर्ट स्टे ऑर्डर ग्रांट नहीं करेगी। अगर पेपर में पूछ ले कि यही सेम पार्टी, सेम टाइटल, सेम सब्जेक्ट मैटर, अगर वो बाहर की किसी कोर्ट के अंदर वो मामला पेंडिंग पड़ा है, आउट ऑफ द कंट्री, फॉरेन कोर्ट में है, तो क्या पाकिस्तानी कोर्ट उसकी इज्जत करते हुए, उस चीज को देखते हुए आपको स्टे ऑर्डर दे देगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। एक इसमें बड़ा कीमती नुक्ता, जो बाहर वाली कोर्ट है ना, जो इंग्लैंड में है, वो है तो इंग्लैंड में जिसमें मेरा मुकदमा चल रहा है, मगर वो पाकिस्तान ने कायम की हुई है। अब मामला उलझ गया। अब देखो, उलझ गया मामला कि जो मैंने लंदन में जो अपना जो केस दायर किया हुआ अपने इस मामले के मुतालिक, वो कोर्ट जो है, कोर्ट ए, वो है तो लंदन में, मगर पाकिस्तानी कोर्ट है। अब पाकिस्तान की जो कोर्ट होगी वो उसकी इज्जत करेगी, स्टे ऑर्डर देगी। क्यों? कि वो पाकिस्तानी कोर्ट शुमार हो रही है, ठीक है। तो जब हम सीपीसी पढ़ते हैं तो फॉरेन कोर्ट का मतलब क्या होता है कि वो कोर्ट जो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान हो, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसको कायम ना किया हो, ना उसको जारी रखा हो, तो वो फॉरेन कोर्ट कहलाएगी। और वो कोर्ट जो बेशक पाकिस्तान से बाहर है, मगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसको कायम किया है, स्टैब्लिश किया है, या उसको कंटिन्यू कर रही है, तो बेशक के वो कोर्ट है बाहर पाकिस्तान से, मगर वो पाकिस्तानी कोर्ट शुमार होगी। तो यहाँ पे ये बड़ा कीमती नुक्ता था कि अगर मामला पाकिस्तान से बाहर चल रहा है और पाकिस्तानी कोर्ट वो नहीं है, तब पाकिस्तान में अगर मैं मामला दाखिल करूंगा तो मुझे स्टे ऑर्डर नहीं मिलेगा। कोर्ट कहेगी नहीं जी, वो तो बाहर मुल्क की कोर्ट है। हाँ, पाकिस्तान की कोर्ट में अगर मैं मामला दायर कर दूं और फिर पाकिस्तान के अंदर ही वो मामला पेंडिंग पड़ा हो, तो फिर पाकिस्तान की ही अदालत, दूसरी अदालत मेरा केस ले तो लेगी, मगर आगे स्टे ऑर्डर दे देगी। या तीसरी कंडीशन, कोर्ट बाहर है मेरी, मगर वो पाकिस्तानी कोर्ट है, बेशक अमेरिका में है, मगर है पाकिस्तान की कोर्ट, तो ये कोर्ट क्या करेगी, उसके लिए स्टे ऑर्डर ग्रांट कर सकती है। आगे हम देख रहे हैं, अगली हेडिंग दे, व्हेन कंडीशन ऑफ द सेक्शन 10 आर फुलफिल्ड। जितनी अब ये कंडीशन जो हमने पीछे पढ़ी हैं, ये सारी पूरी हो जाती हैं, तब सेक्शन 10 अपनी ताकत में आ जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, जाग जाएगा कि चुप हो जाओ, मैं जाग चुका हूं, अब मैं स्टे ऑर्डर दे रहा हूं। जब तक पहली कोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाएगी, दूसरी जो कोर्ट है वो स्टे ऑर्डर दे दे, वो अपनी प्रोसीडिंग आगे जारी नहीं रखेगी। अगली हेडिंग दे, व्हेन कंडीशन ऑफ सेक्शन 10 आर नॉट फुलफिल्ड। अगर सेक्शन 10 जो है उसकी जो कंडीशन जो मैं पीछे पड़ी वो फुलफिल नहीं है, तब वो क्या करेगी? तो अब वो चाहे तो स्टे ऑर्डर देगी। बड़ा कीमती, अगर 10 सेक्शन की जो लवाजमात हैं, जो कंडीशन है, वो फुलफिल नहीं हुए, तब दूसरी कोर्ट अगर चाहे तो, सवाबदीद है, मे ग्रांट, चाहे तो वो स्टे ऑर्डर दे सकती है।
अगली हेडिंग दें, रेस्ट सब जूडिस नॉट अप्लाई टू फॉरेन कोर्ट। रेस्ट सब जूडिस जो है वो बाहर मुल्क की अदालतों पर अप्लाई नहीं होता। ये मैं भी बता चुका हूँ कि अगर बाहर की कोई कंट्री के अंदर मेरा केस दायर है तो पाकिस्तानी कोर्ट पे रेस्ट सब जूडिस अप्लाई नहीं होगा और वो स्टे ऑर्डर नहीं देगी। हाँ, अगर बाहर के मुल्क की कंट्री है मगर वो पाकिस्तान ने कायम की हुई है, तब उसके ऊपर वो चाहे तो क्या कर सकती है, स्टे ऑर्डर दे सकती, चाहे तो दे सकती है। अब मैंने लफ्ज चाहे तो क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि दो तरह के केस लाज हैं। जब हम डीप में चले जाते हैं, किसी जगह पे ये कि वो देगी, किसी जगह पे नहीं, तो उसकी फिलॉसफी की जब डीप में हम चले जाते हैं फिर ये वाला मसला होता है, इसलिए मैं लफ्ज मोहतात बोल रहा हूं। आगे है नॉट बार ऑन इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। बड़ा कीमती, आपसे पूछेगा क्या पहला मामला भी पेंडिंग पड़ा हुआ है तो दूसरी कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट ही नहीं होगा, फाइल ही नहीं होगा, दायर ही नहीं होगा? आप कहेंगे नहीं, दायर हो जाएगा, इंस्टीट्यूट हो जाएगा, फाइल हो जाएगा, मगर उसका प्रोसीडिंग रोक दी जाएगी। बड़ा कीमती, दूसरी कोर्ट केस दायर तो कर लेगी, एडमिट तो कर लेगी, फाइल तो कर लेगी, इंस्टीट्यूट तो कर लेगी, उसको दायर तो कर लेगी, मगर उसकी प्रोसीडिंग रोक देगी। ये बड़ा कीमती था इसमें। अगली हेडिंग दे, ऑर्डर ऑफ रेस्ट सब जूडिस एंड स्टेजेस ऑफ सूट। कि जो रेस्ट सब जूडिस है तो जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, वो सब्सिक्वेंट जो कोर्ट होगी उस पर लागू होगा। तो हेडिंग क्या दें कि ऑर्डर ऑफ रेस्ट सब जूडिस एंड सब्सिक्वेंट कोर्ट, कि जो दूसरी कोर्ट है उस वो वाली प्रोसीडिंग रोकेगी, पहली वाली नहीं रोकेगी। अब हम बड़ा कीमती चीज देख रहे हैं, रूल ऑफ प्रोसीजर। ये मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं ताकि आपको इसकी समझ आए। सेक्शन 10 रेस्ट सब जूडिस इज द रूल ऑफ प्रोसीजर। ये प्रोसीजर का रूल है। इट कुड बी वेव्ड, पार्टियां चाहें तो उसको छोड़ भी सकती हैं। बाय द पार्टी, इट कुड बी वेव्ड बाय द पार्टी, पार्टी चाहे इसको छोड़ सकती हैं। एंड एनी डिक्री पास्ड, और कोई भी जो डिक्री पास होगी कंट्रेरी टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10, जो 10 सेक्शन के खिलाफ होगी, इज वैलिड, वो वैलिड होगी। एंड नॉट वाइड, वो वाइड नहीं होगी। देखें, बड़ा कीमती, जो सेक्शन 10 है ये प्रोसीजर है, ये रूल ऑफ प्रोसीजर है। पार्टियां चाहें तो इसके ऊपर अमल दरामद ना भी करें, और अगर अमल दरामद नहीं होता, बड़ा कीमती आपसे पूछेगा, ये रूल ऑफ प्रोसीजर है और पार्टियां इसको वेव्ड कर सकती हैं। और वेव होने के बाद अगर कोई ऐसा फैसला आ जाता है कि जो सेक्शन 10 के खिलाफ जाता है, क्या वो जो फैसला होगा वो वैलिड होगा या वाइड होगा, बातिल होगा या वो काबिल नाफिज होगा? तो वो वैलिड होगा, सही होगा, दुरुस्त होगा, वो वाइड बातिल नहीं होगा। आगे है अगली हेडिंग दे, कंसोलिडेशन ऑफ सूट। सेक्शन 10 डज नॉट बार द पावर ऑफ कोर्ट। सेक्शन जो 10 है वो कोर्ट की पावर को बार नहीं करता, उस पर पाबंदी नहीं लगाता। कौन सी पावर? टू कंसोलिडेट द सूट, किस वो सूटों को इकट्ठा कर ले। इंस्टीट्यूटेड एट डिफरेंट टाइम इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, जो मुख्तलिफ तरह के वक्तों में दिए हों। देखो, बड़ा कीमती, आपसे पेपर में पूछेगा, ऐसे मुकदमे हैं जो पार्टियां एक जैसी हैं, एक ही तरह के मैटर हैं, मगर अभी वो मुकदमा पहले दिया, उसी मामले के अंदर एक और मुकदमा बाद में दे दिया। अब क्या ये इस तरीके से कोर्ट की पावर सेक्शन 10 रेस्ट सब जूडिस के तहत पाबंदियां लगा देगा कि तुम उन दोनों केसों को इकट्ठा ना करो? नहीं। अगर तो कोई जस्टिस का मामला है, कोर्ट ये देखती है कि इंसाफ का तकाजा यही है कि ये पार्टियां बेशक एक हैं, जदाद बेशक एक है, टाइटल बेशक एक जैसा है, मगर इनका मामला जो है ये आपस के अंदर ऐसा है कि अगर मैंने इनको इकट्ठा ना किया तो मसला हो जाएगा, तो रेस्ट सब जूडिस जो है वो अप्लाई नहीं होगा और वो क्या करेगी, उन मामलात को कंसोलिडेट इकट्ठा कर सकती है। अब हम देख रहे हैं इंटरलोकेटरी ऑर्डर, जो एन ऑर्डर स्टेइंग द सूट अंडर सेक्शन 10
डज नॉट प्रिवेंट द कोर्ट फ्रॉम मेकिंग ऑर्डर ऑफ इंटरलोकेटरी नेचर। ये बड़ा कीमती है, आपसे पेपर में पूछेगा जो सेक्शन 10 है रेस सब जुडिस, क्या कोर्ट को इंटरलोकेटरी ऑर्डर यानी अहकाम दरमियाना, कोई ऐसे अहकाम जो दरमियान में देने हो कोर्ट ने, दरमियाने नोयत से ताल्लुक़ रखते हों, केस की किसी दरमियानी नेचर से ताल्लुक़ रखते हों, कोई ऐसे हालात पैदा हो गए हों कि उसको आर्जी कोई हुक्म देना पड़ रहा हो, इंटरलोकेटरी ऑर्डर देना पड़ रहा हो, तो क्या ये उसको रोक देगा? बिल्कुल नहीं रोकेगा। तो इंटरलोकेटरी ऑर्डर से सेक्शन 10 नहीं रोकता, बड़ा कीमती है। अब है एप्लीकेशन, हेडिंग दे एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 10। सेक्शन 10 कहां कहां अप्लाई होगा? बड़ा कीमती है। ये सूट पे भी अप्लाई होगा, ये अपीलों पे भी अप्लाई होता है, ये रिट पिटीशन पे भी अप्लाई होगा, ये टू ऑल प्रोसीडिंग ऑफ ओरिजिनल नेचर, ये तमाम प्रोसीडिंग जो ओरिजिनल नेचर की उन पे अप्लाई होगा, मां सिवाय, एक्सेप्ट एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 141। सिर्फ किस पे अप्लाई नहीं होगा? कौन सी प्रोसीडिंग जो सेक्शन 141 सीपीसी के तहत होगी उस पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है जी। तो देखें एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, ये कहां पे अप्लाई होता है? आपसे पूछेगा पेपर में, क्या सेक्शन 10 सूट पे अप्लाई होता है, मुकदमात पे अप्लाई होगा, दावों पे अप्लाई होगा? आप कहेंगे हाँ। फिर पूछेगा अपीलों पे अप्लाई होगा? आप कहेंगे हाँ। फिर कहेगा रिट पिटीशन पे अप्लाई होगा? आप कहेंगे हाँ। फिर कहेगा कि जो ऑल प्रोसीडिंग जो ओरिजिनल नेचर की है उस पर अप्लाई होगा? आप कहेंगे हाँ। फिर कहेगा वो कहां अप्लाई नहीं होगा? आप कहेंगे जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है सेक्शन 141 सीपीसी के तहत, वहां ये अप्लाई नहीं होता। अब है बड़ा कीमती रिवीजन, एन ऑर्डर ऑफ स्टेइंग प्रोसीडिंग, एक ऐसा ऑर्डर जो प्रोसीडिंग को स्टे करने के लिए था, पास्ट अंडर सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी, जो ऑर्डर जारी किया गया, स्टे ऑर्डर जारी किया गया सेक्शन 10 के तहत, इज नॉट अपीलेबल, वो अपीलेबल नहीं है। हाउ एवर ए रिवीजन पिटीशन मे बी फाइल्ड, रिवीजन पिटीशन फाइल हो सकती है, मे बी। देखें बड़ा कीमती, आपसे ये कहेगा पेपर में सेक्शन 10 के तहत कोई भी फैसला अदालत ने दे दिया जिसका ताल्लुक स्टे की प्रोसीडिंग से था, अब इस जो फैसला इसके खिलाफ आप अपील दायर कर सकते हैं? आप कहेंगे नहीं, अपील दायर नहीं होगी, सेक्शन 10 के फैसले की अपील नहीं होती, बल्कि क्या होगा कि आप क्या करेंगे, उसके मुतालिक रिवीजन कर सकते हैं। फिर भी मैंने क्या कहा, वेयर देयर इज लॉ देयर इज एन एक्सेप्शन, मगर कुछ ऐसी कंडीशन अगर बन जाए जिसमें आप ऐसे नुकात निकाल लें कि जिसके अंदर आप सेक्शन 10 को कमजोर करके दिखा दें, वहां हो जाएगी। ऐसे बहुत से जगह पे हैं, वो बाद में जाके देखेंगे उसमें। तो अभी तक हमने क्या देखा, सेक्शन 10 देखा, इसमें यह कहा गया सेम पार्टियां हो, सेम सब्जेक्ट मैटर हो, सेम टाइटल हो, या पार्टियों के नुमाइंदे सेम हो। अगर एक कोर्ट में जो पाकिस्तान में है और कंपिटेंट है, अगर उसमें मामला चल रहा है, पेंडिंग है, तो जब तक उसका फैसला नहीं आएगा, यही वाला केस इन्हीं पार्टियों ने अगर दूसरी कोर्ट में जो पाकिस्तान में है, या वो कोर्ट जो है तो पाकिस्तान से बाहर मगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसने कायम किया हुआ है, तो दूसरी कोर्ट, सब्सिक्वेंट कोर्ट, पहली नहीं दूसरी कोर्ट क्या करेगी, स्टे ऑर्डर दे देगी और ये कहेगी जब तक पहली कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता मैं अपनी प्रोसीडिंग को रोक रही हूं। बड़ा कीमती, केस दायर कर लेगी, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हो जाएगा, मगर केस की प्रोसीडिंग रोकेगी, केस को लेने से नहीं रोकेगी। हां, अब हम जो पढ़ रहे हैं रेस जुडिकाटा, वहां पे केस ही नहीं लेगी। अब हम अगला पढ़ रहे हैं रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा क्या, यही है। तो क्या इसमें क्या है कि सेम पार्टी, सेम टाइटल, सेम सब्जेक्ट मैटर, अगर पहली कोर्ट जो कंपिटेंट थी उसने फैसला सुना दिया, तो इसी मामले पे यही पार्टियां उठाकर इसी मामले को दूसरी कोर्ट में लेकर नहीं जाएंगी। क्यों? कि फैसला तो हो चुका है। हां, उसकी अपील दायर कर दें, उसकी अपीलें होगी कि क्या है।
उसकी रिवीजन में चले जाएं, पीलों में चले जाएं, वो अलग चीज है। अब हेडिंग दें रेलिवेंट प्रोविजन। तो पहले क्या लिखें, सेक्शन 11 सीपीसी, अगली हेडिंग दें क्रॉस रेफरेंस और उस पर लिखें सेक्शन 151 151 सीपीसी और सेक्शन 403 ऑफ सीआरपीसी, सीपीसी नहीं सीआरपीसी, क्रिमिनल की है ये। 403 जो है ये क्रिमिनल की है। अब हम देखते हैं कि रेस जुडिकाटा क्या है। रेस जुडिकाटा यही मैंने भी बताया कि ये क्या करता है कि अगर पार्टियां सेम हो, सेम तरह का कोई इशू हो और वो मामला अगर पहले डिसाइड हो गया तो उसको स्टे ऑर्डर दे देगी। अब आपसे पूछेगा कि कोई ऐसा केस है जो लीडिंग केस हो इस मामले में। आप कहेंगे हाँ, वो है डचेस ऑफ किंगस्टोन्स केस। हेडिंग दें लीडिंग केस ऑफ डचेस ऑफ किंगस्टोन केस। इस केस में क्या हुआ, इन दिस केस ऑब्जर्व, इट इज ऑब्जर्व, मैं आपको इसके दो नुकात पढ़ के सुना देता हूं। क्या ऑब्जर्व किया गया, जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ कंकरेंट जुरिसडिक्शन डायरेक्टली अपॉन द पॉइंट is conclusive between the same party upon the same matter directly in question in another court. So, judgment of the court of exclusive jurisdiction directly upon the point is conclusive between the same party upon the same subject matter coming incidentally in question in another court. यानी इसमें क्या कहा गया कि पहली वाली जो पार्टियां थी, सेम मैटर था, सेम सब्जेक्ट मैटर था, पहली कोर्ट ने फैसला दे दिया, वो कंपिटेंट है। अब दूसरी कोर्ट उस मामले को नहीं ले, छोड़ दे, उसको ले ही ना, हाथ में ही ना ले, उसको इंस्टीट्यूट ही ना करे। अब हम देखते हैं कि रीजंस फॉर, हेडिंग दे रीजंस फॉर रेस जुडिकाटा। तो क्या हेडिंग दें रेस जुडिकाटा की रीजन क्या है। इसकी ये वाली रीजंस हैं, ये 4 रीजन है बड़ी बड़ी। पहली है फॉर द एंड ऑफ लिटिगेशन। पहली हेडिंग दे फॉर द एंड ऑफ लिटिगेशन, मुकदमे खत्म हों। अगर ऐसा नहीं करेगी तो मुकदमे खत्म ही नहीं होंगे, चलते रहेंगे। अब ये कोर्ट ने फैसला सुनाया, उस फैसले को उठाकर हम कहते हैं अब दूसरी कोर्ट में जा रहे हैं। उसने फैसला सुनाया अब तीसरी कोर्ट में, बंदे खत्म हो जाएंगे, जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, केस खत्म नहीं होने। तो क्या मुकदमे को रोकथाम के लिए रेस जुडिकाटा अप्लाई किया। दूसरा फॉर पीसफुल सोसाइटी, माशरे में अमन के लिए, कि जब एक मामला मुक गया, खत्म हो गया, अब उसको गड़े मुर्दों को ना उखाड़ो, खत्म कर दो बस उस मामले को। तीसरी वजह क्या है, रिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट डिसीजन, कोर्ट के फैसलों की इज्जत। अगर ऐसा होगा पहली कोर्ट ने फैसला दिया, पार्टी इज्जत ही नहीं कर रही उसकी, हम तो मानते नहीं उस फैसले को, हम दूसरी कोर्ट में जाएंगे। अब दूसरी कोर्ट में गए, उसने फैसला दे दिया, हम तुम्हारा भी नहीं मानते, और भाई पे किसको मानोगे। तो इसलिए क्या कहा गया कि कोर्ट के फैसलों को रिस्पेक्ट देने के लिए। और चौथा सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक राइट, लोगों के हकूक को सपोर्ट देने के लिए। अगर मेरे हक में फैसला हो गया कि ये मकान आसिफ का था, इसकी जो पोजेशन भी इसकी बनती है, ओनरशिप भी इसके पास है, तो किराया भी इसको दो 5 साल का, जो 3 लाख बनता है आसिफ को दे दो। अभी मेरा राइट बन गया। अब वो बंदा क्या करे, दूसरी कोर्ट में केस ले गया, अब उसने कोई और फैसला सुना दिया, मेरे राइट ही खत्म हो गए, मेरे हकूक ही पामाल हो गए, मुझे हकूक ही नहीं मिल रहे, जिंदगी खत्म हो गई घूमते घूमते चक्रों में कोर्ट के, मगर हकूक ही नहीं मिल रहे। तो इसलिए सोसाइटी के पब्लिक राइट के, पब्लिक के जो राइट्स होते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए रेस जुडिकाटा को बनाया गया है। अब हेडिंग दे एसेंशियल इंग्रेडिएंट या कंडीशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 11। कौन कौन सी कंडीशन होंगी जो हम फुलफिल करेंगे, पूरा करेंगे, तब जाकर सेक्शन 11 अप्लाई होगा, सेक्शन 11 एक्टिव होगा। पहली है सेम पार्टी, वही पहली हेडिंग दे सेम पार्टी। दूसरा डायरेक्टली आर सब्सटेंशियली सेम, तो जो सब्जेक्ट मैटर है दोनों में या तो वो क्या है, डायरेक्टली है या सब्सटेंशियली सेम है, ये तो बिल्कुल एक जैसा है,
या उसके काफी सारे हिस्से जो अहम अहम हिस्से हैं वो एक जैसे हैं। बड़ी कीमती है ये कि जो लफ्ज सब्सटेंशियली सेम आया ना, बड़ा कीमती लफ्ज है कि या तो वो डायरेक्टली एक जैसे हिस्से हैं, सेम पार्टियां हैं। देखो क्या वाला हिस्सा है, मिसाल के तौर पर ये मेरा मकान वाला केस कि पार्टियां मैं और जाहिद, मकान यही, कब्जे का उसकी 3 लाख जो किराया बनता 5 साल का वो, तो हम सेम पार्टियां हैं। और जो हमारा डायरेक्ट मैटर क्या है, ये कब्जे वाला है और रेंट वाला है। ये तो हो गया डायरेक्ट मैटर। ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर कोई सब्सटेंशियली कोई मैटर हो, कोई और भी अहम मैटर हो। मिसाल के तौर पर ये कि उसने इस जो मेरा मकान था इसके अंदर किसी और को भी बिठा दिया, इसके ऊपर वाले जो हिस्सा था उसको किराए पे दे दिया, तो ये वाला कौन सा हो गया, सब्सटेंशियली सेम हो गया। अब हम देखते हैं अगली हेडिंग, मैटर एक्चुअली इन इशू। जो मैटर हो वो एक्चुअली इन इशू हो। अगली हेडिंग क्या दें, मैटर कंस्ट्रक्टिवली इन इशू। ये तो मैटर एक्चुअली इन इशू हो या कंस्ट्रक्टिवली इन इशू हो, यानी ये तो हकीकी वही वाला मामला हो, सेम टू सेम वही हो, या ऐसा हो कि जो कंस्ट्रक्टिवली किसी हद तक उस जैसा हो। अब सेम पार्टी आर देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि पार्टियां सेम हो या उनके नुमाइंदे हो, अंडर द सेम टाइटल, एक जैसा टाइटल हो, सेम सब्जेक्ट मैटर हो, और सबसे कीमती इसका जो इंग्रेडिएंट है, दी फार्मर सूट मस्ट बी डिसाइडेड। जो पहले वाला मुकदमा है वो डिसाइड हुआ पड़ा हो। सेक्शन 10 और 11 में सबसे बड़ा फर्क क्या है कि सेक्शन 10 ये कहता है कि पहला जो मामला है, पहला जो मुकदमा है वो पेंडिंग पड़ा हो, और सेक्शन 11 क्या कहता है कि जो पहला वाला मामला है वो डिसाइडेड हो चुका हो कंपिटेंट कोर्ट के जरिए। अगले इसकी हेडिंग दे, कोर्ट मस्ट बी कंपिटेंट। उसमें भी यही था कि कोर्ट जो है वो कंपिटेंट होना जरूरी है। आपसे सवाल पूछ सकता पेपर में कि जो सेक्शन 11 के तहत रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा या नहीं होगा, अगर पहली कोर्ट जिसने फैसला दिया था वो कंपिटेंट ही नहीं है, आप कहेंगे अब जाके अप्लाई नहीं होगा। अब ये बड़ा कीमती है, केस डिसाइडेड प्रियर टू द सूट इन क्वेश्चन। ये बड़ा कीमती। मिसाल के तौर पर जो केस आपने, जो केस फैसला हुआ ना, वो आपका लेट दाखिल किया हुआ था, और जो अब आप इस केस को आगे लेके चलना चाह रहे हो वो बाद का है या पहले का है, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको लैंग्वेज पढ़ के सुना दूं, आपको समझ आ जाएगी। केस डिसाइडेड प्रियर टू द सूट इन क्वेश्चन, कि केस जो डिसाइड है वो पहले डिसाइड होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि वो पहले दायर हुआ था या नहीं हुआ। असल मुद्दा है कि फैसला किस केस का हुआ है, वो केस का फैसला पहले होना जरूरी है, चाहे वो दायर बाद में भी हुआ हो। द कोर्ट विच डिसाइडेड द फार्मर सूट, जिस कोर्ट ने पहला सूट जो है वो डिसाइड किया, मीन द सूट, उसका मतलब है वो मुकदमा है विच हैज बीन डिसाइडेड प्रियर, कि जिसका फैसला पहले दिया गया है, टू द सूट इन क्वेश्चन, उस सूट के मुकाबले में जिसको हम अब लेके बैठे हैं, बाद में लेके बैठे हैं। वेदर आया के आर नॉट, ऐसा हो या ना हो, इट वॉज इंस्टीट्यूटेड प्रियर इन टाइम, कि चाहे वो पहले दाखिल किया गया हो, दायर किया गया या नहीं। यानी सिंपल वर्ड में ये जरूरी नहीं है कि उसको पहले दायर किया गया था या बाद में दायर किया गया था। जरूरी ये है कि फैसला किस केस का पहले आ गया। जिस केस का पहले फैसला आ गया तो वो केस का फैसला वैलिड हो गया। अब उसी के मुतालिक उसी की पार्टियां, वही सब्जेक्ट मैटर, वही टाइटल के तहत वो आगे इसी मामले को उठा के दूसरी कोर्ट में नहीं जा सकती, क्योंकि पहली कोर्ट कंपिटेंट थी, उसने फैसला सुना दिया। अब हेडिंग दे, व्हेन ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड, जब तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट जो है सेक्शन 11 की फुलफिल हो जाएं, तब रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। तो रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। मैं बड़ा केस लॉ आपको बड़ा कीमती बता रहा हूं। 2002 CLC कराची, सफा नंबर 1620। दोबारा सुन ले, 2002 CLC कराची, सफा नंबर 1620। इसमें कहा गया रेस जुडिकाटा कैन बी अप्लाइड, रेस जुडिकाटा को अप्लाई कर सकते हैं टू प्रोसीडिंग,
किन प्रोसीडिंग पर, अदर देन सूट्स वाइज कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन के अलावा किस पे कर सकते हैं, तो किन पे अप्लाई कर सकते हैं, तो रेंट एप्लीकेशन एंड द केस बिफोर द सेटलमेंट अथॉरिटी, तो इनमें हम कर सकते हैं। अब एक बड़ी कीमती चीज है जो रेस्ट सब जुडिस में नहीं है, वो है कंस्ट्रक्टिव रेस्ट जुडिकाटा, यानी कंस्ट्रक्टिव रेस्ट सब जुडिस नहीं है, ये कंसेप्ट ही नहीं है, मगर रेस्ट जुडिकाटा के साथ कंस्ट्रक्टिव का जो कंसेप्ट है। अब ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव रेस्ट जुडिकाटा किसको कहते हैं? इसका मतलब ये है कि एक मामला आपने, पार्टियों ने वो पहले उठाया ही नहीं। मिसाल के तौर पे एक मामला हम दोनों पार्टियों में चल रहा है, वो मामला नंबर 1 है, वो हमने कोर्ट के सामने लाए ही नहीं, या अगर लाए थे तो कोर्ट ने उसको इग्नोर कर दिया। इग्नोर तभी किया होगा कि वो मामला कोर्ट को लगा कि ये नहीं रेलिवेंट नहीं है। तो अब ये मामला क्या होगा, हम दोबारा इसके ऊपर आवाज नहीं उठा सकते, इसको कंस्ट्रक्टिव रेस्ट जुडिकाटा कहते हैं। इसको देखें, इफ द पार्टी हैड एन अपॉर्चुनिटी, अगर पार्टियों को ये मौका दिया गया था ऑफ एजर्टिंग, कि वो जोर दें एक ग्राउंड, किसी भी ग्राउंड पर, इन सपोर्ट ऑफ देयर केस, अपने केस की सपोर्ट में कोई भी बात उठा लें, कोई ग्राउंड उठा लें, इन द फॉर्मर सूट, पहले वाले सूट में, एंड हैव नॉट डन, और उन्होंने ऐसा नहीं किया, सो दे शैल बी डीम्ड, तब तसव्वुर ऐसा किया जाएगा टू हैव राइज्ड, कि उन्होंने वो वाक्य उठाया हुआ है। सच ग्राउंड, इस ग्राउंड को उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, एंड इट शैल बी फर्दर डीम्ड, और मजीद और ये समझा जाएगा दैट दीज ग्राउंड हैड बीन हेयर्ड, कि ये ग्राउंड सुने भी, उठाए भी गए, सुने भी गए, डिसाइड भी किए गए। ठीक है, तो यानी अगर मैंने अपने केस के हक में कोई मामला नहीं उठाया पहले वाले केस में जिसका फैसला हो चुका, अब मैं दोबारा ये कि जज साहब मैंने वो उस केस में वो मामला नहीं उठाया था, जो मामला नंबर 1 था, वो मेरे केस की सपोर्ट में जा रहा था, तो मैंने वो नहीं उठाया, अब मैं उठाना चाहता हूं, मगर वो केस पहले डिसाइड हो चुका है। अब दूसरी कोर्ट क्या कहेगी, नहीं नहीं नहीं, कंस्ट्रक्टिव रेस्ट जुडिकाटा तुम्हें रोक रहा है, तुमने नहीं उठाया तो तुम्हारा कसूर है, इसमें कोर्ट का कसूर नहीं है। तुम्हारे जब हक में ये बात जारी थी, तुम्हारे केस को जितवा सकती थी, तुम्हें केस में विन कर सकती थी, केस तुम्हारे हक में फैसला आ जाता, तुमने जानबूझकर ये जिस तरीके से भी तुमने उस केस को, उस नुक्ते को, उस ग्राउंड को नहीं उठाया, हम तो समझ के बैठ गए हैं कि तुमने उठाया है, हम उस कोर्ट ने सुना है और उस पर फैसला दे दिया, ये हम तसव्वुर करके बैठ गए, डीम्ड हो चुका। बेशक तुमने उठाया हो या ना उठाया हो, अब तुम चीखते फिरो, हमने तुम्हारी बात नहीं सुन ली, कंस्ट्रक्टिव रेस्ट जुडिकाटा के तहत यहां से चले जाओ। अब है प्ली ऑफ रेस्ट जुडिकाटा। द प्ली ऑफ रेस्ट जुडिकाटा कैन बी राइज बिफोर द ट्रायल कोर्ट, हम इसको ट्रायल कोर्ट में राइज कर सकते हैं एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, बट बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट, हम इसको कोर्ट की किसी भी प्रोसीडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं मगर जजमेंट से पहले। अब मिसाल के तौर पे आपसे सवाल पूछेगा, एक मामला डिसाइडेड हो चुका है मगर दूसरी कोर्ट को इसका पता नहीं चला कि ये मामला डिसाइडेड है, बहुत देर के बाद पता चलता है कि ये पहले डिसाइड हो चुका है, तो अब दूसरी कोर्ट तो इस केस को आगे लेके चल पड़ी, इसको प्रोसीड कर चुकी, तो क्या अब ये मामला उठाया जा सकता है रेस्ट जुडिकाटा का कि सर जी जज साहब ये जो रेस्ट जुडिकाटा आप इस पे अप्लाई करें, हमें अभी पता चला है कि ये पहले केस डिसाइडेड हो चुका है। हाँ, किसी भी स्टेज पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, मगर बेहतर ये होता है कि रेस्ट जुडिकाटा को आप फौरन अप्लाई करें। वेवर ऑफ रेस्ट जुडिकाटा, अगर उसको कोई वेव कर दे, दस्तबरदार हो जाए, छोड़ दे, द प्ली ऑफ रेस्ट जुडिकाटा मस्ट बी राइज्ड इन द प्लीडिंग, बड़ा कीमती, रेस्ट जुडिकाटा को आपको हर हालत में अपनी दावे में लिखना होगा, अपनी प्लीडिंग में लिखना होगा। प्लीडिंग में दावा भी होता है, जवाब दावा भी। एंड इफ नॉट राइज, अगर आपने नहीं लिखा, इट शैल बी डीम्ड, कोर्ट तो समझ के बैठ जाएगी। डीम का लफ्ज जब आएगा उसका मकसद कोर्ट ने समझ लिया, इसलिए जो मूर्ति होती है
कानून की जो देवी होती है उसकी आंखें बंद है, वो तो बस समझ के बैठ जाती है। जो उसको दिखा दिया वो कहती हाँ, जो उसको नहीं दिखाया गया कहती ना, बेशक वो है या नहीं, तो क्या डीम करके बैठ गई। बीन वेव्ड आर डीम टू हैव बीन राइज्ड, तो वो क्या समझ के बैठ जाएगी, अगर आपने ये मामला नहीं उठाया, वेव कर दिया, तो कोर्ट क्या समझेगी, भाई तुमने मामला उठा लिया है, हम तो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। वही पिछली वाली बात है। अब बड़ा कीमती है एक्सेप्शन टू डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा यही वाला कि तुमने मामला उठा लिया। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा किसको कहते हैं, अगर मेरे हक में कोई नुक्ता था जो मेरे केस को मजबूती दे रहा था, मगर मैंने नहीं उसको राइज किया और फैसला कोर्ट ने सुना दिया, तो दूसरी कोर्ट में जाकर मैं नया केस दायर नहीं करूंगा कि उस कोर्ट में मैं ये नुक्ता बताना भूल गया था, तो ये आप मेरा दोबारा केस करें, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कोर्ट क्या तसव्वुर करेगी, तुमने वो मामला उठा लिया, हमने समझ लिया तुमने उठाया हुआ है, बेशक तुम सच भी कहो कि मैंने नहीं उठाया, हम तो यही मानेंगे तुमने उठाया। और दूसरी कोर्ट ने सुना, बेशक ना सुना हो, हम तो यही मानेंगे उसने सुना, और उसके हक में फैसला कर दिया। तो ये था कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। अब कहता कोई इसकी एक्सेप्शन है क्या, कोई ऐसा है कि हम कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा को जुटला सकें, इससे पीछा छुड़ा सकें, इसकी तश ना हो। हाँ, तो ये कहां होगा इसकी, वेयर प्ली नीड्स नॉट टू बी राइज्ड। तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा कहां पे अप्लाई नहीं होगा, कि जहां पे जो हमने गिरोंड उठाना था उसकी जरूरत ही नहीं थी उस टाइम पे, पहले मुकदमे में जिस टाइम वो चल रहा था उस वक्त इस गिरोंड की जरूरत नहीं थी। दूसरा, वेयर प्ली आर बार्ड बाय एनी लॉ टाइम बीइंग इन फोर्स, जो उजर मैंने उठाना था, ये जो मैंने नुक्ता उठाना था अपने केस के बारे में, वो किसी कानून ने रोका हुआ था कि तुम नहीं उठा सकते। या वेयर प्ली राइज्ड, मैंने नुक्ता तो उठाया था, आवाज तो बुलंद की थी, बट नॉट डिसाइडेड बाय कोर्ट, मगर कोर्ट ने मेरी बात ही नहीं सुनी, उसको नजरअंदाज कर दिया। 4, वेयर द मैटर इज नॉट इन इशू एक्चुअली और कंस्ट्रक्टिवली, या ऐसा हो सकता है कि जो मैंने नुक्ता उठाना था वो असल वाक्य से ताल्लुक उस वक्त नहीं रखता था, ना हकीकत में, यानी ना इशू एक्चुअली में रखता था, ना कंस्ट्रक्टिवली में। ये बड़ा कीमती हेडिंग दे, सेक्शन 11 इज नॉट एग्जॉस्टिव, यानी ये इतना ज्यादा थका देने वाला नहीं है कि बहुत ही बड़ा कोई हार्ड रूल हो कि इस पे हम हर हालत में ही वो करेंगे अमल, इतना वो नहीं है। देखें, सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी इज नॉट exhaustive and in its actual sense it applies only to suit। ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ सूट पे अप्लाई होगा, but the principle underlying the rule of res judicata can be invoked by the virtue of section 151 CPC। देखिए बड़ा कीमती, आपसे पूछेगा कि क्या जो रेस जुडिकाटा जो है सेक्शन 11 एग्जॉस्टिव है, ये इतना ज्यादा वो है कि स्ट्रिक्ट मैटर है? नहीं, ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ सूट पे अप्लाई होता है, हम इसको जो इनहेरेंट पावर है 151 सीपीसी की, उसकी मद में भी, उसके साथ भी इसको इस्तेमाल कहीं ना कहीं पे दा पेच लगाकर कर सकते हैं। अब बड़ा कीमती है, केसेस वेयर बार ऑफ रेस जुडिकाटा इज नॉट एप्लीकेबल। हेडिंग दे, वेयर केसेस वेयर बार ऑफ रेस जुडिकाटा इज नॉट एप्लीकेबल। आपसे पेपर में पूछेगा कौन कौन से केसेस ऐसे हैं कि जहां पर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता। आप क्या कहेंगे, जहां पर वेयर जजमेंट obtained बाय द पार्टी बाय फ्रॉड, कि ऐसा मुकदमा जो पार्टियों ने फ्रॉड के जरिए लिया हो, या जबर के जरिए लिया हो, या उन्होंने विदाउट जुरिस्डिक्शन लिया हो, या मिस रिप्रेजेंटेशन के जरिए कोई फैसला करवा लिया हो, तब रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। बड़ा कीमती है, आपसे पेपर में पूछेगा कि रेस जुडिकाटा कहां पे अप्लाई नहीं होगा। आप कहेंगे जहां पर फ्रॉड के जरिए डिग्री हासिल की गई हो, मिस रिप्रेजेंटेशन के जरिए हासिल की गई हो, जबर के जरिए हासिल की गई हो, या कोर्ट जुरिस्डिक्शन रखता ही नहीं था तब। तो हमने यहां तक देखा रेस सब जुडिस और रेस जुडिकाटा को। अब हम देखते हैं इनमें फर्क क्या है, रेस सब जुडिस और रेस जुडिकाटा में फर्क क्या है।
बड़ा कीमती है। पहला है एज टू रेलिवेंट प्रोविजन। पहला फर्क यह है कि रेस सब जूडिस का जो सेक्शन है 10, रेस जुडिकाटा का है 11। फिर है एज टू मीनिंग कि रेस जुडिकाटा के मतलब और हैं, वो स्टे देती है, प्रोसीडिंग को स्टे दे रही है। और रेस जुडिकाटा क्या करती है, वो मुकदमा सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिर है तीसरा एज टू पोजीशन ऑफ प्रीवियस सूट। पहले वाले सूट की जो पोजीशन है उसका भी फर्क है। वो क्या है, पहले वाला सूट रेस सब जूडिस में सेक्शन 10 में पेंडिंग पड़ा हुआ हो, पहला सूट पेंडिंग पड़ा हुआ हो सेक्शन 10 के तहत, रेस सब जूडिस के तहत, जबकि रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 के तहत पहले वाला सूट डिसाइडेड हो। सबसे बड़ा फर्क यही है कि डिसाइडेड हो। अगला फर्क क्या है, एज टू इशू। ये मैं पढ़ के सुना दूं आपको। फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेस सब जूडिस ऑल द इशू मस्ट बी द सेम इन द बोथ सूट। ये बहुत बड़ा फर्क है कि रेस सब जूडिस तब अप्लाई होगा जब तमाम इशू एक जैसे हो, सेम एक जैसे हो। मगर रेस जुडिकाटा में फर्क यह है कि तमाम इशू एक जैसे ना हो, थोड़े बहुत भी मिलते जुलते हो, तब भी रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। देखें, रेस सब जूडिस तब अप्लाई होगा जब तमाम इशू जो होंगे वो सेम टू सेम हो, पहले मुकदमे में और दूसरे में, तब रेस सब जूडिस अप्लाई होता है, वरना नहीं होगा। जबकि रेस जुडिकाटा कहां अप्लाई हो सकता है कि जहां पर एक दो मामला भी अगर आपस में टच हो रहा है कि नहीं ये मिलते जुलते थे, बाकी बेशक ना हो, 100 में से चंद बातें तो आपस में एक जैसी है ना, तो इसलिए उन बातों को देखकर रेस सब जुडिकाटा अप्लाई हो जाता है। अब है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के जो रेस जुडिकाटा जो है वो उसमें कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का कंसेप्ट है, जबकि रेस सब जूडिस में कोई कंस्ट्रक्टिव नहीं है। देखें, रेस सब जूडिस के साथ कंस्ट्रक्टिव का कोई पहलू नहीं है, जबकि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है। वो क्या था, हमने देखा कि कोई मामला आपको उठाना चाहिए था और आपने नहीं उठाया, अब आप बाद में नहीं उठा सकते। इसका तस्वुर रेस जुडिकाटा में तो है कंस्ट्रक्टिव के नाम से, मगर रेस सब जूडिस में नहीं है। फिर है एज टू स्कोप। जो रेस सब जूडिस है ये अप्लाई होता है सिर्फ सूट पे, सिर्फ सूट पे, दोबारा कह रहा हूं, सिर्फ सूट पे अप्लाई होता है रेस सब जूडिस, जबकि रेस जुडिकाटा ये सूट पे भी अप्लाई होता है और इशू पे भी अप्लाई होता है, तनकीहात पे भी अप्लाई होता है। दोबारा देखें कि रेस सब जूडिस सेक्शन 10 सिर्फ सूट पे अप्लाई होगा, मगर रेस जुडिकाटा सूट पे भी अप्लाई होगा और इशू पे भी अप्लाई होगा। अगला है एज टू डिफेंस कि रेस सब जूडिस जो है कैन नॉट बी टेकन इन रिटन स्टेटमेंट। हम बतौरे दिफा के तौर पर रेस सब जूडिस को अपने जवाब दावे में रिटन स्टेटमेंट में नहीं लिख सकते, जबकि रेस जुडिकाटा को हम लिख सकते। बड़ा कीमती नुक्ता ये कि हम ये नहीं कर सकते कि रेस जुडिकाटा, दोबारा देखें, रेस सब जूडिस को हम ये नहीं कर सकते कि मैं जवाब दावा, मैंने केस दायर किया था जाहिद पर, अब जाहिद जवाब दावे के तौर पर ये नहीं कह सकता कि आसिफ का ये केस तो पेंडिंग पड़ा हुआ है, नहीं, बल्कि रेस जुडिकाटा को अप्लाई करते हैं कि ये केस ऑलरेडी डिसाइड है। यानी हम उसकी रिटन स्टेटमेंट के अंदर हम किसको अप्लाई कर सकते हैं, रेस जुडिकाटा को अप्लाई करते हैं, रेस सब जूडिस को अप्लाई नहीं करते। फिर अगला फर्क है क्रिमिनल लॉ प्रोविजन। रेस सब जूडिस जैसी कोई चीज क्रिमिनल लॉ में नहीं है, जबकि रेस जुडिकाटा जैसी चीज 403 के तहत डबल जीओपर्डी क्रिमिनल लॉ में है। ठीक है जी, तो हमने यहां तक देखा कि ये फर्क था। दोबारा इसको मुख्तसर किया कि रेस सब जूडिस, रेस जुडिकाटा दोनों में क्या सेम पार्टी, सेम मैटर, सेम सब्जेक्ट मैटर, सेम टाइटल में। अगर रेस सब जूडिस में क्या हो, अगर पहला केस पेंडिंग पड़ा हुआ हो तब अदालत, दूसरी अदालत केस ले तो लेगी मगर स्टे ऑर्डर दे देगी कि जब तक पहली कोर्ट का फैसला नहीं होता और पहली कोर्ट कंपिटेंट है तब तक मैं तुम्हारा केस का आगे प्रोसीडिंग नहीं करूंगी, केस को आगे नहीं चलाऊंगी, उसकी कार्रवाई आगे नहीं करूंगी।
और रेस जुडिकाटा में क्या, वही सेम पार्टी सेम मैटर। अगर पहले केस कंपिटेंट कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, उसका फैसला सुना दिया है, तो दूसरी कोर्ट केस को हाथ भी नहीं लगाएगी, उसको लेगी नहीं, इंस्टीट्यूट ही नहीं करेगी। यहां तक का था। बाकी हमने फर्क देखा। हमारे में दुआ करना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह हाफिज।